हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं फूड प्रिजर्वेशन के बारे में, यानी कि क्या होता है फूड प्रिजर्वेशन, कौन कौन सी मेथड्स हैं जिनका यूज किया जाता है फूड प्रिजर्वेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है बचाए रखना, यानी कि हम फूड को बचाए रखने के लिए जिन मेथड्स का यूज करते हैं वो फूड प्रिजर्वेशन की मेथड्स कहलाती है। अब हमें फूड को बचाए रखने की आवश्यकता क्यों होती है? ताकि हम फ्यूचर में उसका यूज कर सके, यानी कि यदि हमारे पास अभी अवेलेबल फूड ज्यादा है तो हम उसे प्रिजर्व करें, सेव कर ले, ताकि हम उसे फ्यूचर में जब भी जरूरत पड़े हम उसका यूज कर सके। तो हम आदि मानव के समय की यदि बात करें तो उन्हें जब खाना मिलता था वह खाते थे और उसका यूज करते थे, उसे प्रिजर्व नहीं रखते थे। पर धीरे धीरे हम कृषि की ओर बढ़ते गए, तब हमारे पास अनाज बहुत ज्यादा उत्पन्न होने लगा, तब हम उसे प्रिजर्व करने लगे ताकि हम उसका बाद में उपयोग कर सके। अब प्रिजर्वेशन का मतलब केवल बचाए रखना नहीं है या सुरक्षित रखना नहीं होता। उसका मेन मतलब ये होता है कि जिस फूड सोर्स का हम यूज कर रहे हैं हम लंबे टाइम के लिए बचाए तो उसका टेस्ट भी वैसा रहे, वो पूरी तरह से एक्यूरेट हो, यानी उसकी क्वालिटी बनी रहे, उसमें कोई भी चेंजेस ना हो। नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा फूड को प्रिजर्व रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी अनाज को, ग्रेन्स को बचाए रखते हैं, सेव रखते हैं और पता चला कि उसमें इंसेक्ट हो गए, तो उसे सेव रखने का कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए अलग अलग प्रिजर्वेशन की मेथड्स का यूज किया जाता है जिससे हम फूड को लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व रख सकते हैं। कुछ फूड यानी कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ आवर्स के लिए ही प्रिजर्व रखा जाता है, कुछ को कुछ दिनों के लिए, कुछ को कुछ महीनों के लिए और कुछ को कई सालों के लिए भी प्रिजर्व रखा जाता है। अब हर एक की अलग अलग प्रिजर्वेशन मेथड है और हर एक की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। कुछ फूड मटेरियल ऐसे भी होते हैं जिनका यूज ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है, यानी ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो उसके लिए भी अलग प्रिजर्वेशन मेथड्स होती है। हर एक फूड मटेरियल की अपने प्रिजर्वेशन की अलग अलग मेथड्स होती है ताकि हम इसका फ्यूचर में यूज कर सके। अब जो हमारा प्रिजर्व फूड है उसमें उसका टेस्ट, उसका अरोमा, उसका फ्लेवर, उसकी फ्रेग्रेंस सेम एज इट इज होनी चाहिए जैसे वो पहले बना है। यानी कि मान लीजिए गेहूं का उत्पादन हुआ है और गेहूं जैसा आज पहले दिन कटाई के बाद मिला है, वैसे ही यदि हम उसे 1 साल के लिए प्रिजर्व रखते हैं तो नेक्स्ट ईयर भी वो वैसा ही हमें मिले, उस मेथड को हम प्रिजर्वेशन की मेथड कहेंगे। यानी कि सीधे शब्दों में हम कहें तो प्रिजर्वेशन वह मेथड है जिसके द्वारा हम फूड मटेरियल को, चाहे वो ड्राई हो या लिक्विड हो, उसे हम लंबे समय के लिए प्रिजर्व रखते हैं और उसकी क्वालिटी को वैसे ही बरकरार रखते हैं ताकि उसका उपयोग हम कर सके। यदि हम ग्रेन्स की बात करते हैं तो ग्रेन्स एक सबसे बड़ा सोर्स होता है फूड का जिसे हम प्रिजर्व रखते हैं। उसे लॉन्ग टाइम के लिए हम प्रिजर्व भी रखते हैं, साथ ही उसका यूज सीड की तरह किया जाता है। यानी कि यदि अगले साल हमें फिर से वही फसल लगानी हो तो उसका उपयोग हम बीजों के रूप में करते हैं और उसके लिए भी उसे अच्छी सी क्वालिटी में बनाए रखना होता है। यानी कि क्वालिटी के साथ और क्वांटिटी के साथ इसे सुरक्षित रखना ही प्रिजर्वेशन कहलाता है। प्रिजर्वेशन की कई मेथड्स हैं, यानी कि कुछ फिजिकल मेथड्स हैं, कुछ केमिकल मेथड्स। हम वन बाय वन सारी मेथड्स का सबसे पहले यदि हम मेथड की बात करें जो कि नॉर्मल हमारे घरों में भी यूज की जाती है और कहीं इंडस्ट्रीज में भी यूज की जाती है, जिसे हम ड्राइंग या डिहाइड्रेशन मेथड कहते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब ये होता है कि हम जो वाटर सोर्स है, यानी कि जितना भी मॉइस्चर कंटेंट है, उसे पूरी तरह से इवोपरेट कर दें, यानी पूरी तरह से हटा दें। उससे वाटर पूरा निकल जाने के बाद वो डिहाइड्रेट हो जाता है। इस मेथड को हम ड्राइंग मेथड भी कहते हैं, क्योंकि ड्राई करना यानी कि हीट की प्रेजेंस में या सनलाइट की या एयर की प्रेजेंस में उसे पूरी तरह से सुखा देना, जिसकी वजह से वो लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व हो। अब ये ड्राइंग की भी 3 मेथड है, जिसे हम सन ड्राई, एयर ड्राई और हीट ड्राई भी कहते हैं। सन ड्राई में मेनली हमारी ग्रेन्स या हमारी कहा जाए कि कुछ फसलें आती हैं जिनका उपयोग किया जाता है, जैसे गेहूं, चना, मक्का, ज्वार आदि। ये फसलें ऐसी हैं जिनको हम धूप दिखाते हैं, यानी सन ड्राई करके प्रिजर्व रखते हैं। यानी उनमें यदि कोई भी मॉइस्चर कंटेंट होगा, यानी कि धोया जाता है या मिट्टी वगैरह कुछ लगी होती है, तो सन ड्राई करने से वो पूरी तरह से ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, जिससे हम इसे लंबे टाइम के लिए भर कर रख सकते हैं। यानी कि हम ऐसे खुले नहीं रख सकते अनाज को, इसे किसी में पैक करना जरूरी होता है। साथ ही
आपने ये भी सुना होगा कि लाल मिर्चियों को सुखाया जाता है, यानी पहले जो लाल मिर्ची जो होती है वो थोड़ी सी गीली होती है, फिर उसे सन ड्राई करके पूरी ड्राई रेड चिली में चेंज किया जाता है और फिर उसे प्रिजर्व रखा जाता है। ये बहुत लंबे टाइम तक, लगभग कुछ महीनों तक यानी 1 साल तक भी ये प्रिजर्व रह जाती है। वहीं जब हम एयर ड्राई की बात करें तो एयर ड्राई में सबसे ज्यादा यूज होने वाली टेक्निक होती है चिप्स मेकिंग की, यानी कि जब आलू की चिप्स या पापड़ वगैरह बनाए जाते हैं तो उन्हें सन ड्राई की जगह पर एयर ड्राई किया जाता है, क्योंकि धूप में कुछ चिप्स का कलर चेंज हो जाता है। उन्हें ठंडी छांव में या कम धूप में सुखाया जाता है, जिससे एयर की वजह से उनका मॉइस्चर पूरी तरह से खत्म हो जाए और वह सूखकर प्रिजर्व रह जाए। जैसे पोटैटो चिप्स जो अधिकतर घरों में बनती हैं, उन्हें एयर ड्राई ही किया जाता है और उन्हें लंबे समय तक इसी तरह प्रिजर्व रखा जाता है। जब भी हमें यूज करना होता है हम उसका यूज कर लेते हैं। थर्ड मेथड आती है हीट ड्राई। हीट ड्राई मेथड अधिकतर इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज की जाती है, जैसे कुछ चीजों को सुखाने के लिए, पाउडर फॉर्म में उसे कन्वर्ट करने के लिए, जैसे मिल्क को मिल्क पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए उसे हीट दी जाती है। साथ ही चाय के जो बागान होते हैं वहां भी चाय पत्ती बनाने के लिए उसे पहले हीट दी जाती है। कॉफी को भी कॉफी बीन से निकाले जाते हैं और फिर उन्हें हीट किया जाता है और उसका फिर पाउडर बनाया जाता है। तो ये प्रोसीजर होती है डिहाइड्रेशन की और ड्राइंग की प्रोसीजर। अब हम बात करते हैं हीटिंग। हीटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ाकर उसका प्रिजर्वेशन करना, यानी कि सीधी बात की जाए तो कुकिंग या बॉइलिंग के थ्रू हम किसी भी चीज को प्रिजर्व रख सकते हैं। बट यदि हम हीट के थ्रू किसी चीज को प्रिजर्व रखते हैं तो वो लॉन्ग टाइम का प्रिजर्वेशन बहुत कम होता है, यानी कुछ दिनों तक का ही प्रिजर्वेशन हो सकता है, उससे ज्यादा समय के लिए नहीं होता। सामान्य से यदि हम घर की बात की जाए तो हम खाने को सुबह से शाम तक यूज करने के लिए उसे एक बार हीट करते हैं, यानी कि यदि हमें दूध भी चलाना होता है, यदि मॉर्निंग का दूध है उसे नेक्स्ट डे तक चलाना हो तो हम उसे 2-3 बार गर्म करते हैं। इवन गर्मी के समय में ज्यादातर दूध फटने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है। उन्हें कम करने के लिए हम दूध को 2 से 3 बार गर्म करते हैं, जिसकी वजह से उसके माइक्रोब्स जो अंदर के होते हैं वो किल हो जाते हैं। तो हीटिंग एक ऐसी प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम माइक्रोब्स को किल करते हैं, जो कि फूड को खराब करने के लिए, फूड को स्पॉइल करने के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ ही कुछ सब्जियों को, ये जो बनी हुई जो कुक्ड फूड है उसे बचाए रखने के लिए भी हम उसे हीट करते हैं, और कुछ चीजों को प्रिजर्व रखने के लिए हम उसे बॉईल करते हैं ताकि वह कुछ समय तक चल जाए। वैसे हीटिंग और बॉइलिंग के थ्रू हम चीजों को कुछ दिनों तक ही प्रिजर्व कर सकते हैं, लंबे समय के लिए इसे प्रिजर्व नहीं कर सकते। हीटिंग का मेन सोर्स होता है हम फ्लेमिंग के थ्रू या फिर हाई टेम्परेचर इंक्रीज करें। यदि हम एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो मान लीजिए कि हमारे घर में आलू की सब्जी बनी हुई है और उसे हमें शाम को भी वापस खाना है, तो वो खराब ना हो जाए इसलिए हम उसे एक बार फिर से गर्म करते हैं, या फिर वो कहीं स्टोर होकर फ्रिज में रखी है तब भी उसे निकालने से के बाद हम खाने से पहले वापस उसे गर्म करते हैं ताकि उसमें कोई भी खराबी ना हो। वैसे ही दूध के साथ भी किया जाता है और कुछ फूड सोर्स के साथ भी किया जाता है कि खाने से पहले उन्हें एक बार गर्म किया जाता है। अब यदि मिल्क की बात आई है तो मिल्क के लिए एक और मेथड का यूज होता है प्रिजर्वेशन के लिए, वो मेथड है पाश्चराइजेशन। ये मेथड लुईस पाश्चर ने दी थी और उन्हीं के नाम पर इस मेथड का नाम पाश्चराइजेशन रखा गया। पाश्चराइजेशन एक ऐसी मेथड है जिसमें मिल्क को अलग अलग टेम्परेचर पर और अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए गर्म और ठंडा किया जाता है, जिससे मिल्क के हार्मफुल माइक्रोब्स किल हो जाते हैं बट बेनिफिशियल चीजें बच जाती हैं। इस मेथड का मेनली यूज हमारे इंडस्ट्रियल जो डेयरी इंडस्ट्रीज होती हैं वहां किया जाता है, जिससे फूड को लंबे समय के लिए, लगभग 2 से 3 दिन के लिए प्रिजर्व रखा जाता है और मिल्क खराब नहीं होता। डेयरी इंडस्ट्री में अलग अलग जगहों से, यानी अलग अलग सोर्सेज से मिल्क आता है, अलग अलग एरिया हो गए या अलग अलग सेक्टर्स हो गए। फिर उन मिल्क्स को अच्छे से फिल्टर कर लिया जाता है और फिर उसे पाश्चराइज किया जाता है। पाश्चराइजेशन के बाद फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तब तक ये दूध प्रिजर्व रहता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में 1 दिन का तो टाइम लगता ही लगता है और अलग अलग सेक्टर्स में उसे डिवाइड करने के लिए और लंबा टाइम लग जाता है। इसलिए मिल्क को पाश्चराइज रखा जाता है। पाश्चराइज होने के बाद मिल्क में कंटामिनेशन के चांस पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, जिसके कारण वो मिल्क खराब होने का जो उसका चांस है वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। वही अब हम बात करते हैं कूलिंग मेथड की। अब कूलिंग मेथड में भी 3 टाइप की कूलिंग होती है। एक होती है चिलिंग, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा करना। दूसरा होता है फ्रीजिंग, यानी कि लो टेम्परेचर करके चीजों को फ्रीज करना। और
थर्ड मेथड होती है हमारी डीप फ्रीजिंग। अब हम बात करते हैं चिलिंग। मतलब यदि हम किसी चीज को केवल ठंडा रखना चाहते हैं तो उसे हम चिलिंग कहते हैं। यानी नॉर्मल फ्रिज में हम यदि कोई चीज रखते हैं और उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम होता है तो उसे हम चिलिंग कहते हैं। जैसे हम ठंडा पानी या दूध को या कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं उन्हें चिल मोड पे रखते हैं, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर से उनका टेम्परेचर कम होता है, जिसे हम चिलिंग कहते हैं। चिलिंग इसलिए किया जाता है ताकि जो माइक्रोब्स है जो कि रूम टेम्परेचर पे अच्छे से ग्रो हो सकते हैं उनकी ग्रोथ कम हो जाए, उस मेथड को हम चिलिंग मेथड कहते हैं। वही फ्रीजिंग मतलब बहुत कम टेम्परेचर यानी लो टेम्परेचर देकर किसी चीज को प्रिजर्व रखना, जिसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी जो कि फूड में ऑलरेडी प्रेजेंट है बिल्कुल कम हो जाए। जैसे आइसक्रीम का हम प्रिजर्वेशन ऐसे ही करते हैं, फ्रीज करके किया जाता है। सबसे ज्यादा आजकल यूज होने वाली जो प्रोसीजर है वो डीप फ्रीजिंग है, जिसे हम फ्रोजन भी कहते हैं। फ्रोजन फूड्स और फ्रोजन फ्रूट्स, इन सब चीजों का नाम तो सुना ही होगा आपने। इवन मॉल्स वगैरह में भी हम जब देखते हैं तो बहुत सारा फ्रोजन मटेरियल अवेलेबल होता है, यानी कि जो चीज पुरानी है या सीजनेबल फ्रूट्स होते हैं उन्हें डीप फ्रोजन करके रखा जाता है। इवन कुछ स्नैक्स जैसे पोटैटो वगैरह भी के चिप्स जो होते हैं उन्हें भी प्रिजर्व रखा जाता है। मेनली फ्रोजन फ्रूट्स में आपको फ्रोजन मटर, फ्रोजन पनीर ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं जो कि मॉल्स वगैरह में आसानी से मिल जाते हैं। और ये फ्रोजन फ्रूट सीजनेबल नहीं होते, मतलब दूसरे सीजन के होते हैं, पर फ्रोजन होने की वजह से हमें वैसे ही ये मिलते हैं। तो फ्रोजन यानी डीप फ्रीजिंग भी एक प्रिजर्वेशन की मेथड है। अब यदि हम बात करें तो सबसे मेन मेथड आती है एसेप्सिस की। एसेप्सिस मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सरफेस से हटाना, कंटामिनेशन को सरफेस से हटाना। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खुले में रहते हैं और उन्हें वॉशिंग किए बिना ही लोग सेल करते हैं, जिसकी वजह से बार बार जो बेच रहा है या जो खरीद रहे हैं वो चेक करते हैं तो उनके हाथ से बहुत सारे इंसेक्ट है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस फ्रूट्स पर चिपक जाते हैं। तो उनकी प्रॉपर वॉशिंग करना, उसे कंटामिनेशन फ्री करना और उसे प्रिजर्व करने के लिए सबसे पहला जरूरी काम ही यही होता है कि उसे पूरी तरह से उसकी जो सरफेस है उसे क्लीन करना। आपने कहीं एग्जांपल भी देखी होंगी कि कहीं कहीं फ्रूट्स को नेट में, छोटी सी एक जाली होती है जिनमें पैक करके रखा जाता है या ऐसे बॉक्सेस में रखा जाता है ताकि वो पैक रहे। और जब हम बड़े बॉक्स लेते हैं फ्रूट्स के तो उनमें कुछ ना कुछ घास जैसा या फिर थर्माकोल बॉल्स टाइप कुछ डाल दिया जाता है ताकि उनकी सरफेस पर कोई भी अटैक ना हो। हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं, कभी कभी इन्वायरमेंट की वजह से भी उसमें कंटामिनेशन आता है, यानी कि ज्यादा सनलाइट पड़ी तो वो डैमेज हो सकता है या फिर ज्यादा एयर की वजह से या कुछ भी, कोई भी इन्वायरमेंटल एक्सटर्नल सोर्स हुआ जिसकी वजह से वो खराब हो जाते हैं। तो प्रिजर्वेशन का मतलब ही यही होता है कि उस चीज को लंबे टाइम तक प्रिजर्व रखना है। तो उसे प्रिजर्व रखने के लिए सबसे पहला जरूरी है कि उसकी प्रॉपर वॉशिंग हो, उसकी क्लीनिंग हो और साथ में उसे ऐसी जगह पर रखा जाए जिसमें उसमें कोई भी इन्फेक्शन ना फैले, यानी कि फ्लाइज जो होती हैं वो अपने एग छोड़ जाती हैं या मॉस्किटोज के एग रह जाते हैं या कोई भी एयर डस्ट पार्टिकल उस पर चिपक जाते हैं। तो इन सारी चीजों से बचा कर रखना ही एसेप्टिक कंडीशन कहलाता है। यदि हमने इन छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखा तो हमारा फ्रूट 1 या 2 घंटे में भी खराब हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा कि यदि हम किसी फल या सब्जी को काट कर थोड़ी देर हवा में रखते हैं तो उस पर अलग ही कलर आ जाता है, पिगमेंटेशन हो जाता है। मेनली एप्पल्स को यदि आपने काट कर हवा में रख दिया तो उस पर रेड कलर का मार्क बन जाता है, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस कुछ के कारण होता है, यानी कि थोड़ा सा आयरन मटेरियल एप्पल में प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो रेड कलर का दिखाई देता है। पर यदि आप इसे बहुत देर तक खुला रखेंगे तो वो जल्दी ही खराब हो जाता है। वैसे ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व रखने के लिए या कुछ समय तक चलाने के लिए हमें सबसे पहले उनकी अच्छी से सरफेस क्लीनिंग करनी होती है और वॉशिंग करनी होती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से क्लियर हो, उसमें लगे डस्ट पार्टिकल। इवन कुछ कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जिनमें पेस्टिसाइड का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, यानी उस फॉर्म में बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से भी कुछ टाइम के लिए वो प्रिजर्व तो अच्छी रह जाती है बट बाद में बहुत जल्दी ही खराब हो जाती। तो उसे लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व रखने के लिए अच्छे से उसकी सरफेस को क्लीन करना होता है और फिर उसे फ्रीजिंग, सीलिंग या अलग अलग जैसे भी जिस प्रिजर्वेशन मेथड्स का हम यूज करके यूज करना चाहें उसे यूज कर सकते हैं। वैसे एसेप्टिक को हम वॉशिंग प्रिजर्वेशन मेथड भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें मेनली वॉशिंग और सरफेस क्लीनिंग का ही ध्यान दिया जाता है।
अब आती है स्टेरिलाइजेशन मेथड। स्टेरिलाइजेशन का मतलब हम पिछले लेक्चर में हम समझ चुके हैं, बट स्टेरिलाइजेशन का मेनली यहाँ मतलब यही है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पूरी तरह से रिमूवल कर देना, जिसकी वजह से कोई भी कंटामिनेशन की चांस ना हो और हमारा जो भी फूड मटेरियल है वो कुक्ड हो या रॉ हो उसे हम प्रिजर्व रख सके। जैसे हम कुक्ड फूड की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि कुक्ड फूड को डाइजेस्ट करना आसान होता है एज कम्पेयर रॉ फूड के। तो हम ये देखते हैं कि कभी रोटी बाय चांस कुछ रोटी बच जाती है गर्मी के टाइम में या बारिश के टाइम में और थोड़ी सी वो गीली हो जाती है तो उस पर बहुत जल्दी फंगस ग्रो हो जाती है। तो ये फंगस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही एग्जाम्पल है। ब्रेड पर बहुत जल्दी फंगस ग्रो होती है, वो ग्रीन कलर में हो जाती है, वही भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंटामिनेशन का ही एग्जाम्पल है। यदि हम सीधी सी बात करें तो गर्मी के दिनों में यदि आलू की सब्जी को आप फ्रिज में रखना भूल गए हो और आपने मॉर्निंग में बनाई हो तो उस सब्जी में शाम तक एक वाइन जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रो को शो करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इसमें ग्रोथ हुई है, यानी कि उसने फूड को स्पॉइल कर लिया। तो फूड को स्पॉइलेज से बचाने के लिए हमें स्टेरिलाइजेशन मेथड करनी होती है। स्टेरिलाइजेशन मेथड के लिए सबसे पहले उन सारे फूड सोर्स को अच्छे से प्रॉपर क्लीन करना होता है, साथ ही जहां हम बना रहे हैं वो सोर्स का भी अच्छे से यूज करना होता है, अच्छा टेम्परेचर हीट देनी होती है, साथ ही चिलिंग या कूलिंग वाली मेथड्स का यूज करना होता है ताकि हम फूड को अच्छी तरह से प्रिजर्व कर सके। अब मेनली बात आती है कुछ प्रिजर्वेटिव्स की, यानी कि कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव बनाए गए हैं जिनका यूज करके हम बहुत लंबे टाइम तक फूड सोर्स का यूज कर सकते हैं। मेनली प्रिजर्वेटिव्स का यूज फूड इंडस्ट्री वाले लोग ही करते हैं, यानी कि उनका जो भी फूड मटेरियल बनता है वो कई दिनों बाद मार्केट में सप्लाई होता है और कई दिनों तक लोग यूज करते हैं। जैसे आप बिस्किट्स लेते हैं या जो भी मार्केट के फूड रहते हैं उनका यूज करते हैं तो उनके कंटेंट में देखना लिखा होता है प्रिजर्वेटिव्स। अब ये प्रिजर्वेटिव में एसिड हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है या कोई केमिकल या कोई एंजाइम हो सकता है, और इन सारे एंजाइम्स का या केमिकल्स का यूज करके, रिएजेंट्स का यूज करके फूड को प्रिजर्व रखा जाता है। अब ये जो प्रिजर्वेटिव होते हैं इनके पास होती है एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, यानी कि ये अंदर के जो मॉइस्चर है या इन सब को हटा देता है और साथ में किसी भी माइक्रोब्स को ग्रो नहीं होने देता, जिसके कारण हमारा फूड जो है वो कंटामिनेटेड नहीं होता और हमारा फूड सोर्स प्रॉपर तरीके से सेव रहता है। साथ ही कुछ फूड मटेरियल्स में केमिकल्स ऐड करके या कलर वगैरह डाई यूज करके भी उन्हें प्रिजर्व किया जाता है। अगली यदि हम प्रिजर्वेशन की बात करें तो सबसे कॉमनली प्रिजर्वेशन के लिए यूज होने वाली मेथड है सॉल्टिंग और शुगरिंग, यानी कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाकर और शुगर का कंसंट्रेशन बढ़ाकर हम चीजों को प्रिजर्व रखते हैं। यानी सॉल्ट का कंसंट्रेशन की हम बात करें तो हमारे घर में पिकल्स यानी कि अचार बनते हैं जिसमें सॉल्ट का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण जो माइक्रोब्स है वो ऑस्मोसिस की प्रोसीजर के कारण मर जाते हैं और उसमें ग्रो नहीं हो पाते, जिसके कारण फूड को किसी भी तरह से स्पॉइल करने में समर्थ नहीं हो पाते। और इसी के कारण हमारे घरों में जो बना हुआ अचार होता है वो कई लंबे समय तक चल जाता है, कभी कभी 2 से 3 सालों तक भी फूड को प्रिजर्व करने के लिए सॉल्ट का यूज किया जाता है। सॉल्ट फिजिकल एनवायरनमेंट या कहा जाए कि जो फूड सोर्स है उसके बीच में बैरियर का काम करता है, जिसके कारण कोई भी कंटामिनेशन होने के चांस कम हो जाते हैं। साथ ही एनवायरनमेंट के कोई भी फैक्टर उस सेल पर नहीं पड़ता। सॉल्ट जो होता है वो ऑस्मोसिस की प्रोसीजर भी कराता है, साथ ही उस फूड सोर्स के कंसंट्रेशन को भी बढ़ा देता है, आयनिक कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, जिसके कारण यदि कोई भी मटेरियल उसमें अंदर एंटर करता है तो हाई कंसंट्रेशन होने की वजह से उसकी सेल श्रिंक हो जाती है और वहीं बस्ट हो जाता है। मीट वगैरह को पहले प्रिजर्व करने के लिए भी उनकी सरफेस पर, उनकी स्किन पर सॉल्ट लगा दिया जाता था, जिसकी वजह से उनकी स्किन तो खराब हो जाती थी बट अंदर का जो मटेरियल है वो पूरी तरह से प्रिजर्व रहता था, जिसके कारण ये एक जगह से दूसरी जगह भी मीट का सप्लाई आसानी से कर पाते थे। वही सेम प्रोसीजर शुगर की होती है। शुगर भी हाई कंसंट्रेशन वाला अमाउंट बना देता है किसी भी का फूड कंपोनेंट का, जिसके कारण उसमें कोई भी माइक्रोब्स ग्रो नहीं हो पाते और इनका यूज करके हम फूड को प्रिजर्व रख सकते हैं। जैसे जेली या जैम की बात की जाए जिसमें शुगर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण फूड हमारा लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व हो जाता है और शुगर का ज्यादा अमाउंट कंसंट्रेशन की वजह से भी हमारा फूड लंबा प्रिजर्व भी रहता है और ये अलग ही टेस्ट का एनहेंस करता है। जब हम जैम और जेली की बात की जाती है
तो इनमें सबसे ज्यादा फूड्स का यूज किया जाता है, जो कि टेस्ट भी बढ़ाता है और साथ में न्यूट्रिशन भी देता है। वही ऑयल भी एक तरह का प्रिजर्वेटिव ही है। यदि हम ज्यादा ऑयल डालते हैं तो वो एक सरफेस पर एक बैरियर का काम करता है, जिसके कारण फूड और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बीच में एक बैरियर या कहा जाए एक चैनल बन जाता है, जिसके वजह से इन्वायरमेंट के एक्सटर्नल फैक्टर जो कि फूड को स्पॉइल कर सकते हैं वो इंटर नहीं कर पाते, जिसके कारण ऑयल जब हमारा होता है प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। वैसे मेनली अचार बनाने के समय भी ऑयल का यूज किया जाता है और ऑयल को पूरी सरफेस तक भर दिया जाता है, ताकि ऑयल ज्यादा कंसंट्रेशन हुआ तो हमारे कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हमारे फूड प्रोडक्ट को खराब नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ प्रिजर्वेटिव एसिड्स के बारे में। वैसे एसिटिक एसिड और सिट्रिक एसिड का नाम तो आपने सुना ही होगा। इनका यूज प्रिजर्वेटिव्स की तरह किया जाता है, क्योंकि ये जो हमारा मटेरियल होता है, फूड मटेरियल होता है, उसमें आसानी से रिएक्ट कर जाता है और आसपास के एरिया को ज्यादा डेंस बना देता है। एरिया मतलब जो फूड सोर्स का है, जिसकी वजह से माइक्रोब्स यदि इसमें इंटर भी होते हैं तो उनकी सेल आसानी से एसिडिक कंडीशन मिलने की वजह से किल हो जाती है। वैसे जो आर्टिफिशियल अचार होते हैं, कहा जाए कि मार्केट वाले जो अचार होते हैं, उनमें एसिडिक एसिड और सिट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। कहीं कहीं विनेगर का भी यूज किया जाता है फूड को लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व रखने के लिए। आपने मैंगो पिकल या इनका जो देखा होगा पैकेट्स, उनमें एसिडिक एसिड और सिट्रिक एसिड ऐड रहता है। फिर आते हैं एंटीबायोटिक्स। ये एक मेन कंपोनेंट है। वैसे तो इनका यूज हेल्थ ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक में ही किया जाता है, ताकि कोई भी माइक्रोब्स उसके अंदर ग्रो ना कर पाए। एंटीबायोटिक का काम ही होता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है, और जिसके कारण हम आसपास के जो भी एरिया है, यानी फूड एरिया है, फूड मटेरियल है, उसमें कोई भी माइक्रोब्स एंटीबायोटिक की प्रेजेंस की वजह से ग्रो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम फूड प्रोडक्ट को लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व रखते हैं। फिर आता है पैकिंग। पैकिंग एक ऐसी प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम फूड को कई समय तक प्रिजर्व रख सकते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि डिहाइड्रेशन या ड्राइंग की हम बात करते हैं तो उन्हें पैक करना जरूरी है। यानी हम किसी भी फूड प्रोडक्ट को बस ड्राई करके, बॉईल करके, कुक करके ऐसे ही नहीं रखते, उसे पैक करना जरूरी होता है। जैसे मिल्क का जो पैकेट आपने देखा होगा, वो बहुत अच्छी से पैक होके आता है। पैकिंग सबसे बड़ा एक बैरियर बनाता है इन्वायरमेंट और फूड प्रोडक्ट के बीच में, ताकि इन्वायरमेंट का कोई भी फैक्टर उस पर फंक्शन ना कर पाए। यानी कि यदि इन्वायरमेंट में मॉइस्चर है, रेन हो रही है, धूप है या जो भी है, उस पैकेट पर उसका कोई भी असर ना हो पाए, जिसकी वजह से हमारा जो फूड मटेरियल पैकिंग के अंदर है वो पूरी तरह से सेव रहे। अब पैकिंग डबल पैकिंग भी होती है, सिंगल पैकिंग भी, पेपर्स के साथ भी की जाती है, पॉलीबैग के साथ भी की जाती है। बट जिस पर पैक कर रहे हैं, जिससे पैक कर रहे हैं, पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है, ताकि कि उससे कोई हार्म या एलर्जी किसी को ना हो। क्योंकि फूड प्रोडक्ट की पैकिंग करने पर कोई ना कोई फूड प्रोडक्ट रिएक्शन यदि देता है उस पैकेट के साथ, तो हमें एलर्जी या कोई डिसीज कॉज हो सकती है। इसीलिए इन सब चीजों का पहले ध्यान रखा जाता है। वैसे ही पैकिंग जैसी ये एक मेथड होती है जिसे हम कैनिंग कहते हैं, यानी कैन का फॉर्मेशन करना। मेनली जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं वो एक कैन में आते हैं, और ये कैनिंग मतलब कार्बोनेट जो होता है CO2, उसे प्रिजर्व रखने का काम करता है। CO2 यदि अंदर पैक रहेगा, जिसके वजह से हमारा फूड पूरी तरह से स्पॉइल नहीं होता, या कहा जाए कि खराब नहीं होता, उसे फ्रूट के पूरे ही रिसोर्सेज को, न्यूट्रिशन को बचाए रखता है। और साथ में फर्मेंटेशन भी एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें हम लॉन्ग टाइम के लिए फूड प्रोडक्ट का यूज करते हैं। वैसे तो फर्मेंटेशन से मेनली लोग अल्कोहल का प्रोडक्शन या वाइन बियर का प्रोडक्शन करते हैं, और ये भी वाइन और बियर कई लंबे समय तक यूज की जाती है। एक हमारी लास्ट मेथड आती है रेडिएशन मेथड। रेडिएशन में एक्सरे या गामा रे जैसी रेज का यूज करके माइक्रोब्स को किल किया जाता है और फूड को प्रिजर्व रखा जाता है। यदि हम फूड प्रिजर्वेशन की एप्लीकेशन की बात करें, तो यदि फूड को हम अच्छे से, यानी उसकी क्वालिटी को बनाए रखते हुए, यानी उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर, अरोमा, इन सारी चीजों को प्रिजर्व रख के, साथ ही उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी उतनी ही हो जितनी एट ए टाइम है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर हम यूज करते हैं, तो उसे हम कई लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। साथ ही यदि हम पैकिंग और अच्छी ड्राइंग मेथड का यूज करते हैं, तो हम फूड प्रोडक्ट को एक एरिया से दूसरे एरिया तक पहुंचा सकते हैं। जिससे ये होता है कि यदि किसी एक कंट्री में स्पेसिफिक कोई चीज यहाँ मिलती है, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो इंडिया में कई प्रकार के मसाले मिलते हैं, दूसरी कंट्रीज में
वो नहीं मिलते। यदि हम अच्छे से प्रिजर्वेशन मेथड्स का यूज करके अच्छे से उन मसालों को पैक करके प्रॉपर प्रिजर्व करके यदि दूसरी कंट्री पहुंचाना हो तो हम आसानी से पहुंचा सकते हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।